हेलो एस्पिरेंट्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम टू करंटनॉमिक्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं अभिषेक जैन और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स वाली हमारी एमसीक्यू सीरीज़, जहां पर हम डिस्कस करेंगे जुलाई 12 टू जुलाई 18 तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं उनका हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। साथ ही एक चीज़ और, करंटनॉमिक्स के द्वारा एक पूरा का पूरा शेड्यूल लॉन्च किया जा चुका है जो स्टार्ट होगा जुलाई 20 से। मंडे टू संडे तक हमारी जो भी क्लासेस चलेगी उन सब का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप इसके थ्रू गो थ्रू हो सकते हैं और अपने सब दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 1। तो हम देखेंगे इसको हम याद भी कैसे करेंगे, मेमोराइज करने की हमारी क्या ट्रिक यहाँ पर होगी। ठीक है, तो अब सबसे पहले आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 1 आप सब लोग पढ़ेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है अमेजोनिया 1 इज द फर्स्ट सैटेलाइट that has been completely designed, integrated, tested and completely operated by Brazil। ठीक है, पहला चीज़ बोला गया है जो अमेजोनिया 1 नामक सैटेलाइट है कंप्लीटली ब्राज़ील के द्वारा डिज़ाइन की गई है, इंटीग्रेट की गई है और टेस्ट की गई है। सेकंड स्टेटमेंट है अमेजोनिया 1 विल नाउ बी लॉन्च्ड एज ए पेलोड ऑफ पीएसएलवी। पीएसएलवी का मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर इन आंध्र प्रदेश हरिकोटा, श्री हरिकोटा से इसको लॉन्च किया जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपको बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। अब पहली चीज़ देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बनता है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, उसमें भी आपका जो टॉपिक है स्पेस टेक्नोलॉजी, वहाँ से ये क्वेश्चन है जहाँ पर आप देखोगे इसको आप बोल सकते हो कि इसरो अपना कॉमर्शलाइजेशन कर रहा है। आप देखोगे इसरो अदर कंट्रीज़ की क्या कर रहा है, सैटेलाइट्स भी अपने पास से लॉन्च करता है, इसका रेवेन्यू भी जनरेट होता है और काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आप देखोगे सबसे पहले आप इसका आंसर करना है तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। आप क्या दिमाग लगाओगे, मैंने आपको जब मैपिंग पढ़ाई थी, अब देखना मैपिंग का यूज़ कैसे होगा। मैंने मैपिंग जब आपको पढ़ाई थी तो मैंने अमेजोन रेन फॉरेस्ट के बारे में बताया था या अमेजन रिवर के बारे में बताया था। जिन लोगों को याद होगा तो आपको पता होगा ये साउथ अमेरिका से रिलेटेड है और बेसिकली नाम किसका दिया गया, ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील भी कहाँ पर आएगा आपका, साउथ अमेरिका के अंदर। और आपको पता है जो अमेजन फॉरेस्ट वाला पार्ट है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, ब्राज़ील वाले पार्ट के अंदर ही। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है क्योंकि बेसिकली इसको लॉन्च किया जा रहा है इसरो के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। आप यहाँ पर देख सकते हो ये पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसका नाम अमेजन रेन फॉरेस्ट के नाम से अमेजोनिया 1 दिया गया है, एंटायरली डेवलप्ड बाय ब्राज़ील और लॉन्च बाय इसरो। ठीक है, इसके लिए एक एग्रीमेंट साइन किया गया था जो आउटर स्पेस एग्रीमेंट होता है बिटवीन इंडिया एंड ब्राज़ील। ठीक है, एज ए पार्ट ऑफ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट इसरो विल लॉन्च ए माइक्रो सैटेलाइट लॉन्च करेगा। ठीक है, इसके यहाँ पर एक चाइना वाला एंगल भी आपको देखने को मिलेगा क्योंकि आप देखोगे जो अमेजोनिया 1 का जो ऑपरेशन से रिलेटेड चीज़ें होगी वो जॉइंटली हैंडल किया जाएगा चाइना और ब्राज़ील के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर ये एंगल भी आप देख सकते हो। बट ये जो रिलेशनशिप है ये काफ़ी पुरानी है जहाँ पर बेसिकली चाइना और ब्राज़ील ने जॉइंटली यहाँ पर स्टार्ट किया था जो मिशंस में कोऑपरेट करना उनके ऑपरेशन से रिलेटेड हो। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो याद रखने का सिंपल तरीका अमेजोन रेन फॉरेस्ट से आप याद रख सकते हो, अमेजन रिवर से याद रख सकते हो, ब्राज़ील और साउथ अमेरिका से याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन है ओपन स्काई एग्रीमेंट पर। फर्स्ट स्टेटमेंट आप देखोगे ओपन स्काई एग्रीमेंट आर बायलैटरल एग्रीमेंट्स। जो ओपन स्काई एग्रीमेंट्स है वो क्या है, द्विपक्षीय समझौते हैं दैट द टू कंट्रीज नेगोशिएट टू प्रोवाइड राइट्स फॉर एयरलाइंस टू ऑफर इंटरनेशनल पैसेंजर एंड कार्गो सर्विसेज। जो भी बेसिकली आप देखोगे ये द्विपक्षीय समझौते होते हैं, दो कंट्रीज़ के मध्य होते हैं जहाँ पर दो कंट्रीज़ नेगोशिएट करती है किसके लिए, जो आपकी एयरलाइंस है उनके राइट से रिलेटेड इंटरनेशनल पैसेंजर और कार्गो सर्विसेज को किस तरह से हैंडल किया जाएगा। और दूसरी आप देखोगे स्टेटमेंट इंडिया हैज़ ए ओपन स्काई पॉलिसी ओनली विद द सार्क एंड आसियान कंट्रीज़। भारत की जो ओपन स्काई पॉलिसी है वो केवल सार्क और आसियान के साथ है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप यहाँ पर देख सकते हो जो हमारी नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी है। ठीक है, ये आप देखोगे आपने नाम सुना होगा सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं नागरिक उड्डयन मंत्रालय। तो उससे रिलेट करके आप चीज़ें देख सकते हो कि जो हमारी नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी है वो अलाउ करती है हमारी गवर्नमेंट को किसके लिए, टू एंटर इनटू एन ओपन स्काई सर्विसेज एग्रीमेंट ऑन ए रेसिप्रोकल बेसिस। रेसिप्रोकल का बेसिस का मतलब कि दोनों देश या जो भी समूह के साथ आप समझौता कर रहे हो उसमें आप भी उनके लिए अपना स्काई ओपन करोगे, वो भी उनका स्काई अपने लिए ओपन करेंगे, ताकि दोनों की एयरलाइंस के बीच में सुलभ रूप से आवागमन हो सकेगा। तो बेसिकली आप देखोगे सार्क नेशंस के साथ तो है ही, उसके अलावा वो सारी कंट्री जो न्यू दिल्ली से 5000
किलोमीटर की रेडियस के अंदर आती है उनके साथ भारत ने क्या साइन कर रहा है, भारत ओपन स्काई एग्रीमेंट। अभी आप देखोगे प्रेजेंटली जापान के साथ, ग्रीस के साथ, जमैका, गुयाना, चेक रिपब्लिक, फिनलैंड, स्पेन, यूएसए, श्रीलंका और आसियान कंट्री के साथ भारत ने ओपन स्काई एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। साथ में आप देखोगे यूएई के साथ भी ओपन स्काई एग्रीमेंट को लागू करने के लिए अभी डिस्कशन चल रहा है, तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वन ओनली इज़ द आंसर। सेकंड गलत है क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है ओनली। सार्क और आसियान के अलावा भी और भी काफ़ी सारी कंट्रीज है जिसके साथ भारत ने ओपन स्काई एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, तो वन ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका हिस्ट्री से रिलेटेड है। आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो उससे आपको रिलेट करना है। ये क्वेश्चन है आपका मालाबार रिबेलियन से। ठीक है, तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो, हमने फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कवर किया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पार्ट से। सेकंड क्वेश्चन हमारा बायलैटरल एग्रीमेंट, जिसको मैं बोलूँगा इंटरनेशनल रिलेशंस वाला पार्ट कवर किया। थर्ड पोर्शन हम लेकर आए हैं हिस्ट्री वाला पार्ट। देखना, क्वेश्चन पूछा गया है द मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ द मालाबार रिबेलियन, जो मालाबार विद्रोह हुआ था, ठीक है, उसमें जो मेन प्रोटैगनिस्ट थे या जिन्होंने अपना अहम रोल निभाया था ऑफ 1921 वॉज कुन्नुमद हाजी। ठीक है, ये पर्सन का नाम है, आपको नाम से पता लग रहा होगा। ये पर्सन बेसिकली ये साउथ इंडिया से हम बात करेंगे क्योंकि मालाबार का नाम आपने सुना होगा, केरला से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे सेकंड स्टेटमेंट, वेजन ट्रेजेडी इज़ वन ऑफ द रीजन बिहाइंड मालाबार रिबेलियन। तो इसके बारे में देखते हैं। तो आप देखोगे, आपने खिलाफत मूवमेंट का सब लोगों ने नाम सुना होगा, जो स्टार्ट हुआ था 1919 के अंदर, जहाँ पर आपने देखा होगा जो हमारा कैलिफ था या जिसको हिंदी में खलीफा नाम से जाना जाता है, जो टर्की वाला जो खलीफा को रिस्टोर करने के लिए ये मूवमेंट चलाया गया था। और खिलाफत मीटिंग से ही बेसिकली आपने देखा होगा मालाबार के अंदर कम्युनल फीलिंग्स, वहाँ पर जो मोपला जनजाति है उसके अंदर वहाँ पर कम्युनल फीलिंग्स स्टार्ट हुई थी। कम्युनल फीलिंग्स का मतलब धर्म के नाम पर जब दंगे स्टार्ट होते हैं उसको हम कम्युनलिज्म का नाम यहाँ पर देते हैं। और ये मूवमेंट बन गया था किसके अगेंस्ट में, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में तो था ही, साथ में जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे उसके भी अगेंस्ट में थे, यहाँ की जो मोपला जनजाति थी। और इसका जो मेन लीडर थे वही जो मैंने आपको नाम बताया। ठीक है, तो बेसिकली इसका फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट ये इसका रीज़न नहीं है, क्योंकि आप देखोगे 1921 के अंदर जो मोपला के प्रिजनर्स थे जो कैद किया गया था, जब उनको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था तो बेसिकली उनकी यहाँ पर हत्या कर दी गई थी, सफोकेशन के कारण वो मारे गए थे। बट इसका उससे कोई भी लेना देना नहीं है। तो बेसिकली आप इसका आंसर क्या होगा, ओनली वन इज़ करेक्ट। ठीक है, वेजन ट्रेजेडी इज़ वन ऑफ द रीजन बिहाइंड मालाबार रिबेलियन, ऐसा हम नहीं बोल सकते। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है इससे, खिलाफत मूवमेंट के बारे में इसको आपको ध्यान यहाँ पर रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आ जाइएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको दो चीज़ें इंपॉर्टेंट मिलेगी। एक तो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, आपने नाम सुना होगा कि वर्ल्ड वॉर 1 का जब एंड हुआ था तो एक संधि साइन हुई थी, हिंदी में इसको वर्साई की संधि भी बोला जाता है। अब आप बोलोगे सर ये न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में इसलिए है 1919 में ट्रीटी साइन हुई थी, लेकिन ये संधि फोर्स में कब आई थी, लागू कब हुई थी, 1920 से। तो आप देखोगे 2020 में इसके कितने साल हो जाएंगे, 100 साल हो जाएंगे, इसलिए ये ट्रीटी यहाँ पर न्यूज़ में आई है। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है द ट्रीटी ऑफ वर्सलीज साइंड इन जून 1919 पेरिस एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद ये ट्रीटी साइन की गई है। सेकेंड आप स्टेटमेंट देखोगे, इन एडिशन टू नेगोशिएटिंग द ट्रीटी ऑफ वर्सलीज द पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस एस्टेब्लिश द लीग ऑफ नेशंस। आपने लीग ऑफ नेशंस का नाम सुना होगा, जो बेसिकली अमेरिकन राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन के द्वारा शुरुआत की गई थी, बट ये फेल रहा था और उसके बाद 1945 में यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की गई थी। तो आप यहाँ पर देखोगे, हम बात कर रहे हैं ट्रीटी ऑफ वर्सलीज की। तो पहली चीज़ तो देखो, ध्यान से पढ़ना क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ल्ड वॉर सेकेंड, और मैंने आपको क्या बोला, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज या वर्साई की संधि कब साइन हुई थी, जब वर्ल्ड वॉर 1 एंड हुआ था। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, इन एडिशन टू नेगोशिएटिंग द ट्रीटी ऑफ वर्सलीज पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस एस्टेब्लिश द लीग ऑफ नेशंस, बिल्कुल सही है। क्योंकि आपने देखा होगा जब हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद बेसिकली हमने किसकी स्थापना का प्रयास किया था, पीस प्रोसेस की स्थापना का प्रयास किया था। तो लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई थी। बेसिकली लीग ऑफ नेशंस फेलियर रहा और उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ एंड फाइनली 1945 के अंदर हमने यूनाइटेड नेशंस की स्थापना करी। दूसरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 2 ओनली। ठीक है, सबको क्लियर है ये।
तो बेसिकली इसलिए न्यूज़ में है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना होगा। और आप देख सकते हो मैंने प्रेसिडेंट का नाम बताया, वुड्रो विल्सन। बेसिकली वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इन्होंने प्रपोज किया था कि किस तरह से वर्ल्ड को हम एक पीस प्रोसेस दे सकते हैं, इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट से हम बचा सकते हैं, वर्ल्ड वॉर से हम बचा सकते हैं, बट ये फेलियर रहा और उसके बाद भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपका हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को हिंट तो बिल्कुल पता होगा, मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया भी इसके बारे में। आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 5, इसका फर्स्ट स्टेटमेंट बोलता है इंडियन नेवी हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन समुद्र सेतु। भारत की जो नौसेना है उसने समुद्र सेतु नाम का ऑपरेशन लॉन्च किया था। दूसरा स्टेटमेंट है इट इज़ अ पार्ट ऑफ वंदे भारत मिशन टू इवैक्यूएट इंडियन सिटीजन्स स्ट्रेंडेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। और आपने वंदे भारत मिशन का भी नाम सुना होगा। तो बेसिकली ये किसका पार्ट है, इसमें लिखा गया है स्टेटमेंट में कि ऑपरेशन समुद्र सेतु वंदे भारत मिशन का ही पार्ट है, और जिसका उद्देश्य क्या था, जो भारतीय नागरिक थे जो विदेशों में फंसे हुए थे कोविड-19 के बाद, उनको वापस कहाँ पर लाना था, इंडिया में लाना था। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ध्यान से पढ़िएगा सब क्वेश्चन को कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो आप देखो यहाँ पर एक डायग्राम से मैं आपको इजीली समझा देता हूँ। यहाँ पर इस डायग्राम से क्लियरली समझ में आएगा। देखो, वंदे भारत मिशन की शुरुआत क्यों की गई थी, टू ब्रिंग बैक इंडियंस स्ट्रेंडेड अब्रोड, वो सारे के सारे भारतीय जो विदेशों में फंसे हुए हैं। तो आप देखोगे थोड़ा सा ऑपरेशन टू बिगिन फ्रॉम मई 7 टू ब्रिंग बैक इंडियंस स्ट्रेंडेड ड्यू टू कोविड-19 लॉकडाउन। पहली चीज़ आपको समझ में आ गई कि मई 7 को स्टार्ट किया गया था इंडियन सिटीजन्स को वापस लाने के लिए। इन पहले 7 दिनों के अंदर लगभग 15,000 पीपल 12 कंट्री से 64 एयर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट्स के द्वारा वापस लाए गए। और इंडियन नेवी ने भी लॉन्च किया था ऑपरेशन समुद्र सेतु कैंपेन टू ब्रिंग 1000 इंडियंस फ्रॉम मालदीव्स। लेकिन इसके बाद आपने देखा होगा हम ईरान से भी लोगों को लेकर आए, हम श्रीलंका से भी लोगों को लेकर आए, तो लगभग 4000 लोगों को ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत लाया गया। ठीक है, और नेवी वॉरशिप का भी नाम मैंने आपको बताया था, INS जलास्वा, INS मगर, इन सब लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। तो अब देखोगे क्या आंसर हो जाएगा इसका। कंट्रीज़ मैंने आपको बताई थी 3 कंट्रीज है, मालदीव से भी लेके आए थे, श्रीलंका से भी लेके आए थे, और ईरान से भी यहाँ पर हम लेकर आए थे। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर लगभग 3992, तो लगभग आप 4000 बोल सकते हो। 4000 इंडियन सिटीजन्स को ऑपरेशन समुद्र सेतु के द्वारा वापस इंडिया लाया गया था। तो इसका पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि बेसिकली वंदे भारत मिशन का ये पार्ट है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है इनकरेक्ट, तो आंसर हो जाएगा आपका डी, नन ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट आपके क्या है, करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाएंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। अब देखो ये क्वेश्चन हमारा एनवायरनमेंट का है। हर एक एंगल हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं, चाहे साइंस एंड टेक हो, चाहे इंटरनेशनल रिलेशंस हो, चाहे पॉलिटी हो, और यहाँ पर हम बात करेंगे अब एनवायरनमेंट वाले पर्सपेक्टिव की। ये क्वेश्चन है एनवायरनमेंट का, तो आप पढ़ोगे फर्स्ट स्टेटमेंट है द डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमीज। ठीक है, DTE काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इमर्जिंग इकोनॉमी, जैसे आपने नाम सुना होगा ब्रिक्स। ब्रिक्स किसका ग्रुप है, ब्रिक्स के अंदर विश्व की 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्था या 5 इमर्जिंग इकोनॉमीज़ का ग्रुप माना जाता है। B से ब्राज़ील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो आप यहाँ पर पढ़ोगे DTE प्रोजेक्ट हेल्प टू आइडेंटिफाई ट्रांसपोर्ट मेजर्स एंड एस्टेब्लिश पाथवेज टू रिड्यूस ट्रांसपोर्ट CO2 एमिशंस। तो सिंपल सी चीज़ बोला गया है, इस प्रोजेक्ट के द्वारा जो ट्रांसपोर्ट के थ्रू CO2 का एमिशन होता है उसको कम करना है। दूसरा क्या बोला गया है, दूसरा बोला गया है द DTE वर्चुअल किक ऑफ इन इंडिया मेक्स इट द फर्स्ट कंट्री इन विच द प्रोजेक्ट इज ऑफिशियली लॉन्च्ड। बेसिकली सिंपल सा बोला गया है कि भारत पहली कंट्री है जिसने ये प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च किया है। अब आप देखोगे यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपको बताना है। एक्सप्लेनेशन में आप सिंपल सी चीज़ देखोगे कि आपको देखना, नाम से समझना है, डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट। जो आपका ट्रांसपोर्ट है उसको आपको CO2 से मुक्त करना है, मतलब आपको CO2 का एमिशन या CO2 के द्वारा होने वाले प्रदूषण को कम करना है। कहाँ पर, इमर्जिंग इकोनॉमीज़ के अंदर, क्योंकि इमर्जिंग इकोनॉमीज़ वो इकोनॉमीज़ है जहाँ पर ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा है, और ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा है तो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट के थ्रू होने वाला एमिशन भी काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको हमें क्या करना है, कम करना है। लेकिन जो DTE वाला प्रोजेक्ट है उसको लागू करने वाली भारत कौन सी कंट्री है, चौथी कंट्री है। ध्यान रखना, भारत 4th नंबर की कंट्री है, तो भारत पहली कंट्री नहीं है। तो यहाँ पर आपका स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, 1 ओनली आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। सबको क्लियर होगा, सिंपल सी चीज़ से समझना है, CO2 का एमिशन कम करना है इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में ट्रांसपोर्ट को लेकर, और भारत ऐसी चौथी कंट्री है। सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, उसके बाद ठीक है, और साथ में ध्यान रखना नीति आयोग और आपका जो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम है OECD का, वो दोनों मिलकर भी बेसिकली किस पर बात कर रहे हैं,
जॉइंटली लॉन्च द डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमीज प्रोजेक्ट, ठीक है, इन इंडिया, ठीक है। तो बेसिकली नीति आयोग भी काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा है इन सब चीज़ों पर, तो इसको भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है सारी चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आप देखोगे, हाँ नेक्स्ट चीज़ हम बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है आपका डिजिटल टेक्नोलॉजी या आपका साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला क्वेश्चन है नेट ग्रिड। नेट ग्रिड का नाम आप लोगों ने सुना होगा। नेट ग्रिड एम्स टू अलाउ इन्वेस्टिगेशन एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज टू एक्सेस रियल टाइम इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटा स्टोर्ड विद द एजेंसीज। सिंपल सी चीज़ है कि बेसिकली जो नेट ग्रिड है उसका काम क्या है, अलाउ करना किसके लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए। किसको, बेसिकली ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ है, जैसे आपने नाम सुना होगा सीबीआई का, आपने नाम सुना होगा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का। उनको बेसिकली रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करवाएगा जो भी इसके पास डेटा स्टोर्ड होगा। दूसरा, इट विल बी अवेलेबल फॉर ऑल सेंट्रल एजेंसी, जितनी भी सेंट्रल लेवल की एजेंसीज है उन सब के लिए इनका डेटा अवेलेबल होगा। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यूनियन गवर्नमेंट की जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, ठीक है, तो आपको कमेंट करके एक चीज़ का आंसर करना है। जो आपकी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी होती है उसका चेयरमैन कौन होता है। दूसरी चीज़, जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स होती है उसका भी चेयरमैन कौन होता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको दोनों का चेयरमैन बताना है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का भी और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स का भी, ठीक है। आप देखो, गिव क्लियरेंस टू द होम मिनिस्ट्रीज नेट ग्रिड प्रोजेक्ट। दिस प्रोजेक्ट अलाउ, ध्यान से समझना, ओनली 11 सेंट्रल एजेंसी इंक्लूडिंग आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो हो सकता है, आपकी रो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग हो सकती है, आपका ईडी हो सकता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू हो सकता है। तो बेसिकली 11 एजेंसीज को इन्होंने यहाँ पर नाम दिया है, उन्हीं एजेंसीज को यहाँ पर डेटा प्रोवाइड करवाया जाएगा। किसके द्वारा, नेट ग्रिड के द्वारा, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आप देखोगे, MOU साइंड इन मार्च विल गिव नेट ग्रिड एक्सेस टू द क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क। आपने CCTNS का भी नाम सुना होगा, ठीक है। ये एक प्लेटफॉर्म है जो लिंक करता है सारे के सारे पुलिस स्टेशंस को। आपने नाम सुना होगा ऑनलाइन FIR के बारे में भी, ठीक है, ताकि बेसिकली सारा का सारा जो क्रिमिनल नेटवर्क है उसको भी यहाँ से ट्रैक किया जा सके, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये क्वेश्चन ध्यान रखना। क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए सारा का सारी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो हमारी रिसर्च एजेंसीज तक पहुंचाने के लिए काफ़ी मददगार है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा गलत है। सारी सेंट्रल एजेंसीज़ के लिए नहीं है, ठीक है। कितनी एजेंसीज़ के लिए, सिर्फ 11 सेंट्रल एजेंसीज़ को ये डेटा प्रोवाइड करवाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका 1 ओनली, ठीक है। सेकेंड गलत है आपका, आंसर हो जाएगा आपका 1 ओनली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे आप फटाफट से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर एक असाइनमेंट आपको मिलने वाला है जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एस्टेरॉइड के बारे में, कॉमेट्स के बारे में। तो देखो, पहला स्टेटमेंट है नियोवाइज इज एस्टेरॉइड दैट विल बी विजिबल टू द नेकेड आई। नियोवाइज क्या है, एक एस्टेरॉइड है जिसको हिंदी में बोलते हैं धूमकेतु है, जिसको बेसिकली नेक्ड आई से देखा जा सकता है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, नासा, ठीक है। नासा का सबने नाम सुना होगा, स्पेस एजेंसी USA वाली। नासा ट्रैक्स ऑल नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स यूजिंग टेलीस्कोप प्लेस्ड ऑल अराउंड द अर्थ एज पार्ट ऑफ इट्स न्यू ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम, ठीक है। जो नासा का न्यू ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम है उसके तहत जितने भी अर्थ के नियर बाई ऑब्जेक्ट है उसको टेलीस्कोप्स की सहायता से वो क्या करता है, ट्रैक करता है। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आप देखोगे यहाँ पर पहली चीज़ तो जो नियर अर्थ वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर, जिसको हम नियो वाइज का नाम देते हैं, इसकी फुल फॉर्म है। एन से आपका नियो हो गया, ठीक है। बेसिकली ई से आपका हो जाएगा अर्थ वाइज, उसके बाद डब्ल्यू से वाइड फील्ड और इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर, ठीक है। ये डिस्कवर्ड किया गया था बेसिकली। पहली चीज़ ध्यान रखना है, मार्च 2020 में डिस्कवर्ड हुआ था। ये कॉमेट है, ठीक है। ये क्या है, कॉमेट है, एस्टेरॉइड नहीं है, ठीक है। ये क्या है, एक कॉमेट है। कॉमेट नियोवाइज इज स्ट्रेकिंग पास्ट अर्थ विद 2 ब्राइटली कलर्ड। अब देखो यहाँ पर आपको याद क्या करना है, ठीक है। इसके बारे में आपको याद नहीं करना, आपको जो याद करना है यहाँ पर वो याद करना है किसके बीच में डिफरेंस। कॉमेट क्या होता है आपका, एस्टेरॉइड क्या होता है आपका, मीटियोरॉइड क्या होता है आपका, मीटियोर क्या होता है आपका, और मीटियोराइट क्या होता है। अब आप लोगों का असाइनमेंट है इन पांचों के अंदर डिफरेंस बताना और इन पांचों के अंदर डिफरेंस को मेमोराइज करना कि आप कैसे याद रखोगे, ठीक है। कभी मैं इसके लिए अलग से एक स्लाइड बनाऊंगा जिसमें आपको पांचों कितने इजीली याद करना सिखाऊंगा मैं। तो अभी आपका असाइनमेंट है, आपको घर जाकर पढ़ना है कॉमेट, एस्टेरॉइड, मीटियोरॉइड, मीटियोर और मीटियोराइट के बारे में, पांचों में क्या डिफरेंस होता है। बहुत छोटा छोटा सा डिफरेंस है और इजीली आप उसको याद रख सकते हो, ठीक है। तो अभी इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ तो ये क्या है,
एस्टेरॉयड नहीं है, कॉमेट है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, दूसरा सही है, तो आंसर हो जाएगा ओनली 2। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन है आपका, जो प्योरली हम बात करेंगे स्पेस से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आ जाएंगे। ये क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन आपका डिफेंस वाले पार्ट से जाएगा, क्योंकि आप देखोगे डिफेंस टेक्नोलॉजी भी अलग से आपके सिलेबस में मेंशन है, तो वहाँ से भी हमने क्वेश्चन लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट अरड एंड कार्मेल? किसके बारे में बात की गई है? अरड एंड कार्मेल के बारे में बात की गई है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो आप देखो पहला स्टेटमेंट दिया गया है, दीज आर फ्रेंच असोल्ट राइफल्स विल बी मैन्युफैक्चर्ड अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। ठीक, ये क्या है? फ्रेंच राइफल्स है, जिसको भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत बनाया गया है। दूसरा, असोल्ट वेपन्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड इन मध्य प्रदेश, इनको कहाँ पर तैयार किया गया है? एमपी के अंदर। तीसरा क्या बोला गया है? कार्मेल क्या है? मल्टीपर्पज़ मॉड्यूलर है, कैलिबर असोल्ट राइफल है। और जो आपका अरड है वो क्या है? M4 टाइप का असोल्ट राइफल है। ठीक है, इंटेंडेड फॉर ऑल काइंड ऑफ कॉम्बैट सिनेरियो, सारे टाइप के जितने भी कॉम्बैट सिनेरियोज होते हैं, जहाँ जहाँ भी हमारे युद्ध होते हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार आपका होगा। ठीक है, तो अब देखो एक स्लाइड से मैं आपको सिंपल से याद करा देता हूँ। अब यहाँ पर स्लाइड देखोगे, पहली चीज़ तो आप देखोगे यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा था, और ये बेसिकली फ्रांस के साथ नहीं, इजराइल के साथ भारत ने मेक इन इंडिया के तहत एक वेंचर किया है। आप देखोगे इजरायली असोल्ट राइफल द अरड एंड कार्मेल। अब याद रखने का सिंपल तरीका बताता हूँ। देखो, इजराइल कंट्री है वो क्या है? एरिड कंट्री है। इजराइल क्या है? शुष्क प्रदेश माना जाता है, जहाँ पर बारिश काफ़ी कम होती है। एरिड रीजन इजराइल माना जाता है। कल मैंने आपको वेस्ट एशिया के बारे में बताया था, ठीक ना? दिमाग लगाना सीखना। मैंने आपको वेस्ट एशिया के बारे में सिखाया, और वहाँ पर मैंने आपको सिखाया कि वेस्ट एशिया वाला जो पार्ट है वो एरिड और सेमी एरिड मिलेगा, या तो शुष्क मिलेगा या अर्ध शुष्क मिलेगा। तो एरिड से आप क्या याद रख सकते हो? अरड राइफल, जो बेसिकली हमने कहाँ से लिए? इजराइल। दूसरा कार्मल, कार्मल को कैसे याद रखोगे? केमल से याद रखोगे। ये सारे के सारे डेजर्ट होंगे, और डेजर्ट में आपको क्या मिलते हैं? कैमल मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि शुष्क प्रदेश है, तो अरड और कार्मल सिंपल सा याद रखा जा सकता है। ये दोनों क्या है? राइफल्स है, जो बेसिकली इंडिया ने डेवलप किए, किसके साथ मिलकर? इजराइल के साथ मिलकर। आप फोटो देख सकते हो, दीज आर द राइफल्स। तो ये डिफेंस वाला पार्ट है, एग्जाम्पल में भी आप यहाँ पर दे सकते हो। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि क्या पूछा है? इनकरेक्ट पूछा है, और बाकी सारे क्या है आपके? करेक्ट है। मध्य प्रदेश में इन वेपन्स को यहाँ पर डेवलप किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में, क्योंकि आपने देखा होगा अभी यही सबसे ज़्यादा न्यूज़ में है। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे सब लोग। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है, प्रज्ञाता गाइडलाइंस आर फॉर डिजिटल और ऑनलाइन एजुकेशन। अभी प्रज्ञाता गाइडलाइंस जारी की गई है, वो किसके लिए है? डिजिटल और ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। दूसरा, गाइडलाइंस आर रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपके नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ, प्रज्ञाता गाइडलाइंस एजुकेशन से रिलेटेड तो किसके द्वारा जारी की गई है? मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा जारी की गई है, जिसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जानते हैं। और पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो आंसर हो जाएगा आपका 1 ओनली। 2 आपका गलत है, ध्यान रखना। मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी यहाँ पर आएगा, तो आप इसके बारे में देख लीजिए। यूनियन एचआरडी मिनिस्ट्री ने अभी हाल ही में ट्यूसडे को रिलीज़ की है। ये सारी की सारी गाइडलाइंस किसके लिए है? डिजिटल एजुकेशन के लिए, क्योंकि डिजिटल एजुकेशन अब क्या आ चुका है? बूम पे आ चुका है। तो अब देखो, मिनिस्ट्री हैज़ रिकमेंडेड अ कीप ऑन द स्क्रीन टाइम फॉर स्टूडेंट। कितने टाइम तक स्टूडेंट्स को ये सारी की सारी डिजिटल एजुकेशन ऑनलाइन चैनल्स के माध्यम से दिखाई जाएगी। तो आप देखोगे, एज पर द गाइडलाइंस ऑनलाइन क्लासेस फॉर प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स। जो भी प्री प्राइमरी के स्टूडेंट हैं, उनकी 30 मिनट से ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो सकती, क्योंकि आप देखोगे स्कूलों ने काफ़ी लंबा शेड्यूल यहाँ पर दिया था। उसके बाद देखा गया, इट फर्दर मेंशंस द 2 ऑनलाइन सेशन, और उनकी लिमिट भी दी गई। 30 से 45 मिनट का एक सेशन हो सकता है, किसके लिए? क्लास 1 से 8 के लिए, और 4 सेशन निर्धारित किए गए क्लास 9 to 12 के लिए। तो ये गाइडलाइंस जारी की गई है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के द्वारा, ध्यान रखना है। और प्रज्ञाता गाइडलाइंस इंक्लूड 8 स्टेप ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। आपको प्लान करना होगा, रिव्यू करना होगा, अरेंज करना होगा, गाइड करना होगा, या मतलब आपको टॉक करनी होगी, असाइन करना होगा, ट्रैक करना होगा, अप्रिशिएट करना होगा, ताकि बेसिकली बच्चे पर मेंटल बर्डन ना बढ़े। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर ये भी बात की गई है मेंटल हेल्थ को भी किस तरह से हम एम्पावर कर सकें। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको बोला था पहले, फिजिकल मेंटल और हर तरह की वेलबींग यहाँ पर डिसाइड की गई है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के द्वारा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप देख सकते हो कितने सारे एजुकेशन, कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से लगभग सारे स्कूल बंद होने की वजह से लगभग 240 मिलियन स्कूली बच्चों पर प्रभाव पड़ा है, जो आपके स्कूल्स में एनरोल थे। ठीक है, तो ये सारा मैंने आपको बता दिया, जो भी इनका प्लान था, जो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी आप देख सकते हो। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आ जाइए। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे मैंने आपको कल वेस्ट एशिया की स्लाइड में बताया था, 2 स्टेट सॉल्यूशंस आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। मैंने आपको बताया था इजराइल और फिलिस्तीन से रिलेटेड है। उससे पहले मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी, 1 कंट्री 2 सॉल्यूशंस, वो चाइना और हांगकॉन्ग वाला मैटर था। वैसे ही बेसिकली यहाँ पर आप देखोगे, नगार्नो काराबाख इज द सब्जेक्ट ऑफ एन अनरिजोल्व डिस्प्यूट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। एक रीजन है जो बेसिकली 2 कंट्रीज के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूटेड रीजन है, और अभी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेंशंस देखी गई थी। जैसे मैंने कल आपको एक चीज़ सिखाई थी, गाजा स्ट्रिप सिखाया था, मैंने आपको वेस्ट बैंक बताया था, ठीक है, और मैंने आपको गोलन हाइट बताई थी, जिनसे काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्योंकि वो इसराइल और बेसिकली चाहे आपका इजिप्ट हो, चाहे हम बात करते हैं सीरिया वाले पार्ट की, चाहे हम बात करते हैं अदर पार्ट्स की, उनके बीच में जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है वो आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो आप देखोगे, दिस इज़ द रीजन ऑफ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, आप देख सकते हो, दिस वन इज़ अजरबैजान वाला पार्ट एंड दिस वन इज़ आर्मेनिया वाला पार्ट। और अजरबैजान तो इस बार न्यूज़ में है, क्योंकि आपकी जो नेम वाली समिट थी वो भी अजरबैजान में हुई थी, और कैस्पियन सी को बॉर्डर भी करता है अजरबैजान। तो आप देखोगे जो ये रीजन है बीच वाला, कौन सा रीजन है, नगोर्नो काराबाख वाला जो रीजन है, वो दोनों के बीच में डिस्प्यूट है, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में। तो इसका आंसर तो आपका क्या हो जाएगा, आर्मेनिया एंड अजरबैजान। तो याद रखना है जो भी न्यूज़ में होती चीज़ें। तो आप देख सकते हो, पास्ट वीकेंड में टेंशन एस्केलेटेड द बॉर्डर बिटवीन द 2 कंट्रीज एंड रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ एटलीस्ट 4 अजरबैजानी सोल्जर्स। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्लेशेज अभी देखने को मिल रहे हैं। जैसे आपने इंडिया चाइना के क्लेशेज देख रहे हो, तो आपको वर्ल्ड वाइड भी नज़र यहाँ पर रखनी होगी, ताकि आपसे अगर ऐसी चीज़ें पूछी जाए तो आपको उसके बारे में ध्यान रहे, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ पे आप आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ट्राइब के बारे में, क्योंकि ट्राइब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और जो ट्राइब्स न्यूज़ में होती है वो तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाती है। आपको पता है, हम राजस्थान के रेस्पेक्ट में भी अगर बात करते हैं तो राजस्थान में भी ट्राइब्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द टंगमा आर ए लिटिल नॉन कम्युनिटी बिलोंग्स टू विच स्टेट। जो आपकी टंगमा कम्युनिटी है वो किस स्टेट से बिलोंग करती है। अब ये क्यों न्यूज़ में आई, तो उसका रीज़न आप देखिए। अरुणाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू, उन्होंने एक बुक रिलीज़ की थी तांगमा नाम से, एन एथनो लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ द क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश। जो ये ट्राइब है, कौन सी ट्राइब है आपकी, टंगमा, तो किस स्टेट की है आपकी, अरुणाचल प्रदेश की। क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, मतलब इनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। अगर इस जनजाति को संरक्षित नहीं किया गया तो धीरे धीरे जनजाति भी लुप्त हो जाएगी। आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, जैसे कि राजस्थान के केस में मैंने आपको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में बताया था कि बेसिकली वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, लगातार संख्या घटती जा रही है। वैसे ही कई सारी जनजातियाँ हैं, आपने अंडमान निकोबार के अंदर आप देखोगे, वहाँ भी आपको काफ़ी सारी जनजातियाँ मिलेगी जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, संख्या लगातार घटती जा रही है। तो आप देखोगे, बुक विल हेल्प द फ्यूचर जनरेशन ऑफ तंगम कम्युनिटी विच इज़ रिपोर्टेडली 253 स्पीकर्स कंसंट्रेटेड इन वन स्मॉल हैमलेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। देखोगे आप कितने कम लोग यहाँ के बचे हैं, अगर इनको भी प्रिजर्व नहीं किया गया, इनको सेफ्टी नहीं दी गई, तो बेसिकली ये धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, ये पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगी, ठीक है। तो आप देखोगे तंगमा लिटिल नॉन कम्युनिटी है विद इन द आदि ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड रिजाइड इन हेमलेट, का मतलब जहाँ पर काफ़ी सारे लोग एक साथ ग्रुप में रहते हैं ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है इनकी लैंग्वेज के बारे में। यूनेस्को के बारे में भी आप देख सकते हैं, यूनेस्को अपना एटलस निकालता है एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस के बारे में भी, तो तंगम इनकी लैंग्वेज भी है जो ये ग्रुप यूज़ करता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्वेश्चन है। बाय विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्राइवी पर्स अबोलिस्ड। प्रीवी पर्स का आप सब लोगों ने नाम सुना होगा, आपको बताना है किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसको अबोलिश किया गया। वाई दिस वाज इन न्यूज़, इसका कारण है अभी बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था। अब ये हम बात कर रहे हैं पद्मनाभ स्वामी वाले टेम्पल जो केरला से बिलोंग करता है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना वर्डिक्ट दिया वहाँ पर बात की गई, जो आपका जो किसकी बात कर रहे हैं, राइट टू मैनेज द फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ द डेटी, ठीक है। डेटी का मतलब जो भी आपके भगवान है। तो आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे रिस्टोर्ड द राइट ऑफ मैनेजरशिप ऑफ द सी बेडशिप, ठीक है। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है, तो इसको ध्यान से समझना। आपका जो पद्मनाभ स्वामी वाला टेम्पल है, जो कहाँ पर है, तिरुवनंतपुरम में, ये बेसिकली यहाँ पर हम बात करेंगे प्रिंसली स्टेट्स के बारे में। तो बेसिकली यहाँ की जो रॉयल फैमिलीज़ होती थी वो यहाँ पर एडमिनिस्टर करती थी, बट अभी सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसमें आप देखोगे कि बेसिकली इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसके द्वारा मैनेज किया जाएगा, एक कमेटी बनेगी डिस्ट्रिक्ट जज की अध्यक्षता में, वो इनका एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज करेगी, ठीक है, जो पद्मनाभ स्वामी वाला टेम्पल होगा। दूसरी चीज़ आप यहाँ पर देखोगे, जितने भी टेम्पल्स थे
जो अंडर कंट्रोल थे किसके, प्रिंसली स्टेट्स के राजाओं के। स्पेशली हम बात कर रहे हैं त्रावणकोर की और कोचीन की। वो बेसिकली 1947 से पहले तो जो इनका बोर्ड होता था, जो ये डिसाइड करते थे, उन्हीं के द्वारा इनका कंट्रोल होता था। बट जब आपको पता होगा 1947 के बाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवाया गया, उसके बाद से जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें यहाँ पर चेंजेस किए गए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो प्रिवी पर्स था उसको अबोलिश किया गया 1971 में। किसके द्वारा, 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसको अबोलिश किया गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज द पद्मनाभ स्वामी टेम्पल ऑफ केरला। दूसरी चीज़ आप देखोगे बाय द 26th, पहली चीज़ आप ध्यान रखना, जो प्रिवी पर्स वो था वो होता क्या है। कई लोगों को डाउट होगा कि प्रिवी पर्स होता क्या है, तो आप देखोगे प्रिवी पर्स के द्वारा वो जो पेमेंट मेड टू द रूलिंग, जो भी राजा महाराजा होते थे, जो भी रॉयल फैमिलीज होती थी, उनको जो यहाँ पर पे किया जाता था, ठीक है, प्रिंसली स्टेट एज पार्ट ऑफ दियर एग्रीमेंट्स, क्योंकि एग्रीमेंट्स के थ्रू जो भी उनको पे किया जाता था उस मंदिर की चीज़ों को उपयोग करने के लिए, या जो भी उनका वहाँ पर चीज़ें होती थी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, उसको यहाँ से अबोलिश कर दिया गया। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे बाय द 26th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया in 1971 प्राइवी पर्स वॉज अबोलिश एंड लेड टू ओमिशन ऑफ आर्टिकल 291 और 362 को यहाँ से हटा दिया गया था। तो आपको इतना सा ध्यान रखना है। इसका न्यूज़ में आने का कारण सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, जहाँ पर इनके मैनेजमेंट को लेकर हम बात कर रहे हैं। बट आपको इतना सा तो याद रखना है कि प्रिवी पर्स होता क्या है। प्रिवी पर्स का मतलब, पर्स का मतलब पैसे, ठीक है, और प्रिवी मतलब आप देखो याद रखने का सिंपल तरीका है, प्री याद रख लो प्रिंसली स्टेट से, और पर्स मतलब कुछ पैसे आपको पे करने हैं, किसको, रॉयल फैमिलीज को। ठीक है, वॉज ए पेमेंट मेड टू द रूलर्स या रॉयल फैमिलीज, ठीक है, एज ए पार्ट ऑफ जो भी उनका एग्रीमेंट होता था। ठीक है, ये बिफोर 1947 से पहले जो दिया जाता था उसको अबोलिश कर दिया गया बेसिकली 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आपका बेसिकली एक इनिशिएटिव के बारे में है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चियांग माई इनिशिएटिव आर करेक्ट। इस इनिशिएटिव के बारे में आपको बताना है। तो पहला लिखा हुआ है, चियांग माई इनिशिएटिव वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2001 एज ए टूल फॉर रीजनल फाइनेंशियल कोऑपरेशन। क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। दूसरी चीज़, इट इज़ ए बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट बिटवीन आसियान, जापान एंड चाइना एंड कोरिया। आसियान +3 भी इसको बोला जाता है। तो इनके बीच में क्या है, बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट है। ठीक है, तो पहले आप इसको एक बार थोड़ा सा जानेंगे इस इनिशिएटिव के बारे में। तो आप देखोगे ये इनिशिएटिव था। पहली चीज़ तो बेसिकली आपने नाम सुना होगा कि सबसे पहले जो आपका साउथ ईस्ट एशिया वाला रीजन था उसको फाइनेंशियली इंटीग्रेट करने के लिए हमने आसियान की स्थापना करी थी। जबकि जो CMI इनिशिएटिव था 2000 के अंदर आया था, जिसमें आसियान के साथ साथ 3 और रीजन्स की बात की गई थी, चाइना, जापान और कोरिया का। तो इसको हम बोलते हैं जो चांगमाई इनिशिएटिव था वो आपका किसके लिए था, आपका आसियान +3। आसियान के बाद +3 मतलब जापान, चाइना एंड कोरिया। ये बिल्कुल सही है, लेकिन 2001 में नहीं आया था, 2000 में आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली बी। ठीक, ध्यान रखना, इसका मतलब है कि इस क्षेत्र को फाइनेंशियली इंटीग्रेट करना, वित्तीय रूप से एक तरह से जोड़ना। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये इंपॉर्टेंट है, होप मिशन के बारे में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, तो आप इसके बारे में बताएंगे। इट इज़ द फर्स्ट मार्स मिशन विल बी लॉन्च्ड बाय द USA के द्वारा लॉन्च किया गया पहला मार्स मिशन है। दूसरा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ऑफ द मिशन इज़ टू कलेक्ट डेटा ऑन मैरिटाइम एटमॉस्फेयर। ठीक है, मार्शियन एटमॉस्फेयर, जो भी मार्स का एटमॉस्फेयर है उसके बारे में डेटा कलेक्ट करना। और तीसरा लिखा गया है, इट इज़ द फर्स्ट इंटरप्लानिटरी मिशन फॉर द अरब वर्ल्ड। अरब वर्ल्ड के द्वारा लॉन्च किया गया पहला मिशन है। इसमें थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो 1 और 3 स्टेटमेंट आप देखोगे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है USA के द्वारा लॉन्च किया गया, और लास्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि अरब वर्ल्ड का ये पहला मिशन है। आपको पता है अरब वर्ल्ड तो USA में आता नहीं है, मतलब या तो 1 सही होगा या 3 सही होगा, एक ही चीज़ सही हो सकती है। तो इसके बारे में आप देख सकते हो। तो UAE है, तो UAE कहाँ पर आएगा, अरब वर्ल्ड के अंदर। इस सेट टू लॉन्च इट्स मिशन, जो बेसिकली किसके लिए है, आपका मार्स के लिए मिशन है। जो, और ध्यान रखना UAE पहली कंट्री बनेगा, पहली अरब कंट्री होगा जो इसको करने वाला बेसिकली पहला देश बनेगा। तो पहली चीज़ आप ध्यान रखोगे USA के द्वारा नहीं, UAE के द्वारा लॉन्च किया गया है। और तीसरी चीज़ बिल्कुल सही है, बेसिकली UAE पहली अरब कंट्री है जो ये मिशन लॉन्च कर रहा है। और दूसरा भी बिल्कुल सही है, मार्शियन एटमॉस्फेयर के अंदर डेटा कलेक्ट करेगा। आंसर हो जाएगा आपका B, 2 और 3 इज़ करेक्ट। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑफिशियल नेम वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हो। ये बेसिकली मार्च तक कब पहुँच जाएगा, इसका टारगेट फरवरी 2021 तक ये मार्च पर पहुँच जाएगा। ठीक है, ये मिशन है।
ठीक है। इसके अलावा भी और भी काफ़ी सारे मिशन है, एक्टिव मिशन आप देख सकते हो। यहाँ पर हमने लिस्ट प्रोवाइड करवाई है जो भी न्यूज़ में होते हैं। जैसे तियानवे-1 चाइना वाला न्यूज़ में था, एक्सोमार्स मिशन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, होप के बारे में हमने अभी बात की, क्यूरियोसिटी रोवर के बारे में आप देख सकते हो, ओडिसी मिशन नासा वाला। ठीक है, तो इन मिशन के बारे में भी एक जानकारी आप ले सकते हो, आपके एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। तो ठीक है, आज हम इतना ही